नीतीश कुमार अभी भी थोड़ा सॉफ्ट दिखे, बीजेपी के प्रति सॉफ्ट दिखे और पुराने संबंधों का उन्होंने उल्लेख किया। वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वो लगाव बनाए रखना चाहते हैं, यानी भविष्य का रास्ता खुला रखना चाहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। वो चले गए अटल और आडवाणी काल में, और एक समय था जब आडवाणी को वो सांप्रदायिक मानते थे, मगर आज आडवाणी का गुणगान करते हुए दिखे। और तारकिशोर प्रसाद ने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि उप मुख्यमंत्री लगातार बदल रहे हैं, मगर मुख्यमंत्री एक ही व्यक्ति बना हुआ है। मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखते हैं कि जो उप मुख्यमंत्री बना इस प्रदेश में वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। अच्छा, शुरू से आप देखिए, आज़ादी के बाद से जो भी उप मुख्यमंत्री बना वो कभी मुख्यमंत्री यहाँ बिहार में नहीं बन पाया। अब 20 लाख लोगों को कैसे नौकरी देगी सरकार, ये अभी कोई ब्लूप्रिंट उनके पास नहीं है। मगर ये एक तो बड़ी चुनौती है, और जिस तरह से नौजवान को उम्मीद है, खास करके तेजस्वी यादव से उम्मीद है, और अगर सरकार इसमें विफल होती है तो ये सारा भांडा जो है सो फूटेगा। तेजस्वी के मत थे। तेजस्वी यादव के एक बयान पर काफी ज्यादा बवाल सदन के अंदर मचा, जब उन्होंने कहा कि बीजेपी के 3 जमाई। हाँ उन्होंने हंसी में ये बात कही, मगर गंभीर बात गंभीर इसलिए भी है क्योंकि आज सुबह सुबह छापेमारी हुई राजद के नेताओं के घरों पर। नीतीश कुमार ने भी मीडिया को लांछित किया आज कि सब उनका है, सब उनके साथ हैं, और जो चाहें छपवा लें, लिखवा लें, मगर अपने यहाँ की हालत वो नहीं बयान कर पाए कि कैसे विज्ञापन के माध्यम से अखबारों को और चैनलों को वो कंट्रोल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की बनिस्पत तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री का भाषण ज़्यादा प्रभावी था और ज़्यादा टू दी पॉइंट था। अगर इतनी ही एका है और समाजवाद को मजबूत करने की इतना ही जज्बा है दोनों के अंदर, तो फिर दोनों पार्टियों को एक भी हो जाना चाहिए। उससे एक नई राजनीतिक ताकत मिलेगी बिहार में। आपका कहना विलय होना चाहिए, जनता दल और आरजेडी का विलय हो जाना चाहिए। नमस्कार, आप लाइव बिहार देख रहे हैं। मैं हूं राजमोहन तिवारी। बिहार विधानसभा का विशेष सत्र आज आहूत किया गया था और कई बड़ी खबरें निकलकर सामने आई। सबसे पहले आपको बता दें कि महागठबंधन की नई सरकार ने विधानसभा में बहुमत हासिल कर लिया, यानी विश्वास मत जीत लिया है, और विधानसभा अध्यक्ष को लेकर जो बवाल खड़ा हुआ था वो भी अब खत्म हो गया है, क्योंकि विजय कुमार सिन्हा ने इस्तीफा भी दे दिया है। लेकिन आज जिस प्रकार से विधानसभा की कार्यवाही हुई उसमें तेजस्वी यादव ने भी अपनी बातें रखी, पूर्व उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने भी अपनी बातें रखी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी अपनी बातें रखी। लेकिन पूरे अगर बड़े बड़े नेताओं के भाषणों के लबोलुआब को अगर हम गौर से देखें तो क्या कुछ निकलता है। तारकिशोर प्रसाद ने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव के पुराने भाषणों के आधार पर नीतीश कुमार पर कटाक्ष किया, और इसके बाद नीतीश कुमार ने भी जवाब दिया, और नीतीश कुमार ने जिस शैली में जवाब दिया, आखिरकार उसका विश्लेषण कैसे किया जाए, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी हैं। पूरी तरह से एक दूसरे पर आज हमलावर थे बीजेपी और नीतीश कुमार। कैसे देखा आपने? देखिए, ये पहले से लग रहा था कि हमले होंगे और तीखे हमले होंगे, दोनों तरफ से होंगे, मगर इसमें कमजोरी दिखी। सत्ता पक्ष उतना हमलावर भाषण नहीं कर पाया क्योंकि उसके पास मुद्दे नहीं थे। और सबसे बड़ी बात है इसमें कि जो नीतीश कुमार ने जो अपना भाषण दिया मुख्यमंत्री के रूप में, और जो विश्वास मत उन्होंने लाया था, उस पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए जो बातें कही वो बिल्कुल अस्पष्ट है। क्योंकि असल सवाल ये था कि क्यों गठबंधन तोड़ा उन्होंने, एनडीए के से क्यों अलग हुए, इसका कोई जवाब वो ठीक से नहीं दे पाए। वो चले गए अटल और आडवाणी काल में, और एक समय था जब आडवाणी को वो सांप्रदायिक मानते थे, मगर आज आडवाणी का गुणगान करते हुए दिखे। हालांकि वो पहले भी कर चुके हैं, मगर जब आडवाणी का दौर शुरू हुआ था तो उस समय वो असहज थे। नरेंद्र मोदी का जब दौर शुरू हुआ उस समय भी असहज थे, और उस समय तो उन्होंने अलग ही रास्ता अपना लिया था, मगर फिर बाद में आए साथ, फिर छोड़ कर के गए, और कल फिर वापस नहीं आएंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। और इसी की ओर भाजपा के जो नेता हैं तारकिशोर प्रसाद, उन्होंने
इशारा भी किया और अपने भाषण में पुराने उनके भाषणों का हवाला दिया, उल्लेख किया उसका कि कब कब उन्होंने क्या क्या कहा, तेजस्वी यादव के बारे में क्या कहा, राजद के बारे में क्या कहा, और राजद के नेताओं ने खास करके लालू प्रसाद और तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के बारे में क्या कहा। इन सब का कोई जवाब न तो तेजस्वी यादव अपने भाषण में दे सके, न मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने भाषण में दे सके। और ये गठबंधन क्यों हुआ, क्या मजबूरी थी, पिछला गठबंधन टूटा तो क्यों टूटा, उसके पीछे क्या बातें थीं, ये बिल्कुल अस्पष्ट रह गया। सारी बातें पर्दे के अंदर ही रह गई, खुल कर के न भाजपा वाले बोले, न खुल कर के सत्ता पक्ष ने अपनी बात रखी। तो बिल्कुल उलझा हुआ सा मसला ये रह गया और ये लगा कि सिर्फ सत्ता का खेल है, अपनी सुविधा के अनुसार से साथी बदलते रहते हैं और उसी में सत्ता बीजेपी ने कहा कि जो ख्याली पुलाव है मुख्यमंत्री जी का प्रधानमंत्री बनने का, यही बड़ा कारण रहा कि उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। लगता है, उनकी बातों में लगता है, क्योंकि बार बार जनता दल यू के लोग प्रधानमंत्री के रूप में नाम उछाल रहे हैं नीतीश कुमार का। हालांकि नीतीश कुमार खुद कह रहे हैं कि उनकी कोई ऐसी इच्छा नहीं है, मगर ये समझा जा सकता है कि बगैर उनकी मर्जी के उनके पार्टी में कोई बोल नहीं सकता। तो ऐसे में अगर उनका नाम उनकी पार्टी के नेता उछाल रहे हैं तो जरूर इसके पीछे उनका मौन समर्थन है। तेजस्वी यादव ने भी भाषण दिया मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से पहले, लेकिन जिस प्रकार से उन्होंने बीजेपी को जवाब दिया, उस प्रकार से काउंटर जवाब नीतीश कुमार के तरफ से नहीं आ पाया। नीतीश कुमार अभी भी थोड़ा सॉफ्ट दिखे, बीजेपी के प्रति सॉफ्ट दिखे, और पुराने संबंधों का उन्होंने उल्लेख किया, वो कहीं ना कहीं दर्शाता है कि वो लगाव बनाए रखना चाहते हैं, यानी भविष्य का रास्ता खुला रखना चाहते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। और तारकिशोर प्रसाद ने एक और महत्वपूर्ण बात कही कि उप मुख्यमंत्री लगातार बदल रहे हैं, मगर मुख्यमंत्री एक ही व्यक्ति बना हुआ है। तो ये देखना होगा। और दूसरी बात ये महत्वपूर्ण है, जो सत्ता की राजनीति कर रहे हैं राजनेता, उनके लिए जो मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देखते हैं, कि जो उप मुख्यमंत्री बना इस प्रदेश में वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाया। अच्छा। शुरू से आप देखिए, आज़ादी के बाद से जो भी उप मुख्यमंत्री बना वो कभी मुख्यमंत्री यहाँ बिहार में नहीं बन पाया, चाहे वो अनुग्रह बाबू हों, सुशील मोदी हों, या फिर तारकिशोर प्रसाद हों। हालांकि अभी इन लोगों की उम्र बची हुई है, तारकिशोर प्रसाद जी और तेजस्वी यादव की। तेजस्वी यादव तो दूसरी बार बने उप मुख्यमंत्री। तो अब इनका आगे क्या होगा ये नहीं कहा जा सकता, मगर दो लोगों का तो दिख रहा है कि वो उप मुख्यमंत्री हुए मगर मुख्यमंत्री नहीं बन पाए। उसी तरह राष्ट्रीय स्तर पर देखिए तो जो उप प्रधानमंत्री बन रहे हैं वो प्रधानमंत्री नहीं बन पाए। पटेल साहब से लेकर के और आडवाणी जी, और फिर ये क्या नाम है उनका, जो उप मुख्यमंत्री उप प्रधानमंत्री बने थे, वो फिर नहीं बन पा रहे हैं प्रधानमंत्री। तो ये एक ट्रेंड सा चल पड़ा है। तेजस्वी यादव के एक बयान पर काफ़ी ज़्यादा बवाल सदन के अंदर मचा, जब उन्होंने कहा कि बीजेपी के 3 जमाई। हाँ और उन्होंने हंसी में ये बात कही, मगर गंभीर बात कही। गंभीर इसलिए भी है क्योंकि आज सुबह सुबह छापेमारी हुई राजद के नेताओं के घरों पर। आज सुबह में जो विधानसभा की कार्रवाई की चर्चा हो रही थी, उससे ज़्यादा चर्चा इस छापे को लेकर के थी, और ये माना जा रहा था कि सदन की कार्रवाई को प्रभावित करने के लिए, विपक्ष का आरोप था कि प्रभावित करने के लिए ये छापेमारी की गई है। मगर वो छापेमारी अचानक 2 दिन में तय नहीं होगी, पहले से वो सब प्लानिंग उनकी हुई होगी। तो वो किया होगा। तेजस्वी यादव की नाराज़गी इस बात को लेकर थी कि कई चैनलों में ये खबर चल रहा था कि तेजस्वी यादव से संबंधित एक मॉल पर छापेमारी हुई, उसमें उनका शेयर है या उनका कुछ पार्टनरशिप है, कुछ ऐसा। तो उस पर उनकी नाराज़गी थी, यानी वो कहना चाह रहे थे कि उनसे कोई संबंध नहीं है उस मॉल में जहाँ छापेमारी हो रही है। कागज लेके आए हुए थे दिखाने। हाँ, तो वो इसीलिए वो नाराज़ थे और मीडिया पर भी उन्होंने आक्षेप किया, और नीतीश कुमार ने भी मीडिया को लांछित किया आज कि सब उनका है, सब उनके साथ हैं और जो चाहें छपवा लें, लिखवा लें, मगर अपने यहाँ की हालत वो नहीं बयान कर पाए कि कैसे विज्ञापन के माध्यम से अखबारों को और चैनलों को वो कंट्रोल कर रहे हैं। तो ये अपनी बात छिपा ले रहे हैं, मगर केंद्र की बात जरूर कर रहे हैं। तो राजनीति में ये चलता रहता है, हर व्यक्ति दूसरे की टांग खींचता है, दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, वही प्रक्रिया यहाँ भी चल रही है। मगर सबसे जो सुकून वाली बात है वो विजय सिन्हा का जो इस्तीफा हुआ विधानसभा अध्यक्ष के पद से,
वो सुकून वाली बात थी, क्योंकि कल रात तक ये लग रहा था कि आज भारी तनाव होगा, हंगामा होगा, कुछ भी हो सकता है सदन के अंदर, क्योंकि सत्ता पक्ष चाह रहा था कि विजय सिन्हा इस्तीफा दें, वो सदन की कार्रवाई का संचालन न करें। मगर विजय सिन्हा अड़े हुए थे कि हम सदन में अपनी बात कहेंगे और उसके बाद ही कोई फैसला लेंगे। अंत में दोनों पक्ष के नेता बैठे और सदन के अंदर क्या कार्रवाई होगी, कार्यसूची तय की गई, और उसके हिसाब से फिर आज जब सदन की कार्रवाई शुरू हुई तो विजय सिन्हा अध्यक्ष के आसन पर दिखे और उन्होंने अपनी बात कही, बहुत बखूबी कही, और उनकी बात बहुत हद तक संतुलित थी। वो किसी को आहत करने वाली बात नहीं थी, जो सच था वो उन्होंने कहा और उसका कोई जवाब किसी ने नहीं दिया। न मुख्यमंत्री ने उनके भाषण का कहीं कोई जवाब दिया, जो सवाल उन्होंने उठाए थे, न तेजस्वी यादव ने दिया, न बीजेपी के नेताओं ने उनके भाषण पर कोई टिप्पणी की। तो लेकिन इसके अलावा एक और मौका आया जब बीजेपी और नीतीश कुमार के बीच में काफ़ी ज़्यादा अनबन दिखाई दी, या कहिए सत्ता पक्ष के बीच में, क्योंकि एक समय आया जब विश्वास मत को लेकर कहा गया कि ध्वनि मत से पारित कर लिया जाएगा। अध्यक्ष ने कहा कि पारित हो गया, लेकिन उसके बाद फिर मतदान कराने की बात सामने आ गई, जिस पर बीजेपी ने नाराजगी जताई और उसके बाद उन्होंने सदन का बहिष्कार किया, वो बाहर चले गए और उसके बाद काउंटिंग हुई कि कौन कौन लोग सरकार के साथ खड़े हैं। हाँ, ये एक बार प्रस्ताव पारित होने की घोषणा जब कर दी तो फिर दोबारा वोटिंग की मांग किसी ने की नहीं थी। सिर्फ ऐसा लगा जैसे बीजेपी को बेइज्जत करने के लिए किया गया है। नहीं, बेइज्जत करने के लिए नहीं, वो असल में सत्ता पक्ष ये चाहता था कि विधायकों की एग्जैक्ट संख्या आ जाए सामने कि कितने विधायक सरकार के पक्ष में हैं, सरकार को कितने विधायकों का समर्थन प्राप्त है। ये नंबर के लिए वो चाह रहे थे कि नंबर ये रिकॉर्ड में आ जाए और मीडिया में भी उसके माध्यम से आ जाएगा, तो ये सरकार की ताकत पता चलेगी इससे। इसलिए जो संसदीय कार्य मंत्री हैं विजय चौधरी, उन्होंने ये मांग रखी। हालांकि उपाध्यक्ष ने प्रस्ताव, विश्वास मत का प्रस्ताव जो था उसको पारित करने की घोषणा कर दी। उसके बाद फिर दोबारा उन्होंने इस पर वोटिंग भी कराई और 160। बीजेपी का विरोध कितना जायज था यहाँ पे? बीजेपी का विरोध अपने जगह पर ठीक ही था, क्योंकि जब एक बार आप किसी प्रस्ताव को पारित होने की घोषणा कर देते हैं तो फिर उस पर वोटिंग कराना दोबारा ये ठीक नहीं है, ये उचित नहीं माना जाएगा। और बीजेपी इसी बात को लेकर के विरोध कर रही थी कि जब एक बार आपने आसन ने प्रस्ताव पारित होने की घोषणा कर दी तो फिर उस पर वोटिंग की क्या ज़रूरत है। आपने तेजस्वी को लेकर एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद जो आरजेडी के व्यूअर्स होंगे, खासकर उनके समर्थक, वो काफ़ी कुछ सोच रहे होंगे कि जो उप मुख्यमंत्री बना बिहार का वो कभी मुख्यमंत्री नहीं बना। लेकिन क्या तेजस्वी में वो गुण आपको नज़र आते हैं कि आगे चलकर ये बन सकते हैं बिहार के सीएम? नहीं, ये अभी तक का जो रिकॉर्ड है वो मैंने कहा, मगर रिकॉर्ड टूटते भी हैं। जैसे यूपी में ये एक धारणा बनी हुई थी कि जो मुख्यमंत्री नोएडा जाता है वो दोबारा कुर्सी पर लौट के नहीं आता है, मगर योगी जी ने उस धारणा को तोड़ा। वो कई बार गए नोएडा, भाषण किया, खूब आना जाना किया और फिर दोबारा वापस लौट कर सत्ता में भी आए। तो धारणाएं टूटती हैं और तेजस्वी के सामने अभी लंबा कैरियर है, तो वो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, उनमें काबिलियत भी है इसकी, इसमें कोई दो राय नहीं कि वो काबिल है उस पद के। अंदर भाषणों से एक और बात प्रतीत हुई कि शायद बिहार में जिस प्रकार की चर्चा है कि सीएम नीतीश कुमार नहीं तेजस्वी यादव हैं, वो एक बार फिर देखने को मिला भाषणों से। बिल्कुल, तेजस्वी यादव का भाषण आज ज़्यादा जो है उनकी बनिस्बत प्रभावी था। मुख्यमंत्री की बनिस्बत तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री का भाषण ज़्यादा प्रभावी था और ज़्यादा टू द पॉइंट था। वो भाजपा पर लगातार अटैक करते रहे हैं, भाजपा से पुरानी लड़ाई रही है तो वो उस पर अटैक किए, वो स्वाभाविक ही था। मगर एक नई बात जो उन्होंने समाजवादी परिवार होने की बात कही कि हमारा पुराना रिश्ता है, एक ही परिवार के हैं, एक ही कुल गोत्र है, क्या क्या है सब गिनाते रहे। मगर उसी से ये सवाल उठता है कि जब आपका पुराना याराना है, एक ही परिवार है और एक ही कुल गोत्र है, तो फिर अलग क्यों हुए? नीतीश कुमार को क्यों छोड़ना पड़ा जनता दल, और फिर उन्होंने छोड़ करके समता पार्टी क्यों बनाई? इस सवाल का जवाब अब उठेगा, ये सवाल उठेगा ज़ोर शोर से। और अगर इतनी ही एका है और समाजवाद को मजबूत करने की इतना ही जज्बा है दोनों के अंदर, तो फिर दोनों पार्टियों को एक भी हो जाना चाहिए, उससे एक नई राजनीतिक ताकत मिलेगी बिहार में। आपका कहना विलय होना चाहिए, जनता दल और आरजेडी का विलय हो जाना चाहिए।
मगर दोनों की अपनी अपनी राजनीति है, तो विलय भी नहीं होगा और दोनों कब तक साथ रहेंगे ये देखना दिलचस्प होगा। नई सरकार ने विश्वास मत तो जीत लिया है, अब आगे चुनौतियां कैसी होंगी इनके सामने? चुनौतियां बहुत गंभीर हैं, क्योंकि जैसा कि तारकिशोर प्रसाद ने भाषण में अपने सुनाया भी कि जब तेजस्वी यादव ने पिछले चुनाव के समय 10 लाख रोजगार देने की, नौकरी देने की बात कही थी, तो कैसे खिल्ली उड़ाया करते थे जो मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार वो। अब उसी सरकार में तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, और 15 अगस्त को गांधी मैदान से मुख्यमंत्री ने तेजस्वी यादव की बात को आगे बढ़ाते हुए 20 लाख लोगों को नौकरी और रोजगार देने की बात कर दी। यानी उन्होंने नौकरी के साथ साथ रोजगार का भी उसमें जोड़ा है बात। तो अब 20 लाख लोगों को कैसे नौकरी देगी सरकार, ये अभी कोई ब्लूप्रिंट उनके पास नहीं है। मगर ये एक तो बड़ी चुनौती है, और जिस तरह से नौजवान को उम्मीद है, खास करके तेजस्वी यादव से उम्मीद है, और अगर सरकार इसमें विफल होती है तो ये सारा भांडा जो है सो फूटेगा तेजस्वी के मत थे। नीतीश कुमार उतने आक्रोश का शिकार नहीं होंगे जितने तेजस्वी यादव होंगे, क्योंकि तेजस्वी यादव अभी भी कमिटमेंट दिखला रहे हैं कि हम उस मांग पर डटे हुए हैं और एकदम देंगे, और बहुत जल्दी, जैसा कि उन्होंने घोषणा भी की कि खुशखबरी देंगे। मगर जिस तरह से लाठीचार्ज किया गया 2 दिन पहले यहाँ डाक बंगला चौराहे पे शिक्षक अभ्यर्थियों पे, तो ये एक चिंता का विषय है, और सरकार के लिए भी चुनौती है कि कैसे वो अफसरशाही को कंट्रोल करे, कैसे लोगों को रोजगार दे। और सरकार के सामने एक और बड़ी चुनौती है अपराध पर कंट्रोल करने की, क्योंकि अपराधी ऐसा लग रहा है कि बेलगाम हो गए हैं, पुलिस का अस्तित्व कहीं नहीं दिख रहा है। पुलिस थोड़े बहुत अपराधियों को पकड़ के पीठ ठोक दे रही है, अपनी पीठ थपथपा रही है, मगर अपराधी पकड़ के कहाँ जा रहे हैं? पकड़ के वो जेल जा रहे हैं, और जेल से ही अपना अपराध की दुनिया जो है वो चला रहे हैं, अपना गैंग संचालित कर रहे हैं। जेल में जब भी छापेमारी होती है आप देखते हुए कि वहाँ मोबाइल पकड़ाते हैं, चार्जर पकड़ाते हैं, तमाम तरह के साधन मिलते हैं वहाँ। तो जेल तो उनके लिए ऐसगाह बनी हुई है, जो भी प्रभावशाली अपराधी हैं वो जेल में उनका सिक्का चलता है। अभी कुछ दिन पहले 2 गुटों के बीच मारामारी हुई, कई लोग घायल भी हो गए बेउर जेल में, पटना के बेउर जेल में। तो ये जेल भेजना सिर्फ उनको अपराध पर काबू पाने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि अपराधी के लिए जेल दूसरा घर जैसा है। तो इसके लिए कोई नया मैकेनिज्म तलाशना होगा कि कैसे अपराधियों को एकांत में किया जा सके पकड़ करके, ताकि उनका बाहरी दुनिया से संपर्क खत्म हो जाए, वो अपने गैंग का संचालन वहाँ से न कर सकें, और फ़ोन का इस्तेमाल न कर सकें, अपने गैंग के लोगों से मिल न सकें। इसके लिए ये होगा कि दूसरे जगह उनको स्थानांतरित कर दिया जाए। जो हार्डकोर अपराधी हैं उनकी लिस्ट बना करके उनको सुदूर जेलों में कहीं ट्रांसफ़र कर दिया जाए, और ये कंप्यूटर के माध्यम से ऑनलाइन उनके केसों की सुनवाई हो कोर्ट में, तो इससे काबू हो सकता है। मगर इसके लिए सरकार को दृढ़ इच्छा शक्ति दिखलानी होगी। अब उतनी इच्छा शक्ति है या नहीं ये सवालों के घेरे में है, क्योंकि बगैर राजनीतिक संरक्षण के अपराधी इतने बेखौफ नहीं होते जैसा अभी दिख रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सरकार ने, यानी कि बिहार की महागठबंधन की सरकार ने सदन के अंदर विश्वास मत जीत लिया है, लेकिन चुनौतियां काफी ज्यादा हैं। 10 लाख रोजगार की बात थी, अब 20 लाख की चर्चा होगी। कहां से देंगे, कैसे देंगे? पैसे का सवाल तो पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ही उठाया था, अब कहां से आएगा? और दूसरी बात है अपराध। बिहार में अपराध बेलगाम होते जा रहा है, इसको रोका कैसे जाएगा? एनडीए की सरकार में भी था, लेकिन अब भी है और बढ़ रहा है, रुक नहीं रहा है, ये बड़ा सवाल है। तो कैसे रोकेंगे? ये बड़े सवाल अब इस सरकार के सामने खड़े हैं। लेकिन एक और बात ध्यान देने वाली है कि नीतीश कुमार अब चर्चा में कम नजर आते हैं, और तेजस्वी यादव की सरकार इसे ज्यादा कहा जाता है। यानी कि अगर कहीं भी जवाबदेही आने की बात हुई तो वो तेजस्वी यादव की होगी। और तेजस्वी यादव अब कैसे इस सरकार को संभालेंगे, कैसे बिहार का विकास करेंगे, ये देखने वाली बात होगी। आप बने रहिए लाइव बिहार के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।